बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज़ आपको वेलकम करते हैं जी। चल, लास्ट वीक के AC 100 इंडेक्स के चार्ट को जिस तरह हम डिस्कस करते हैं उसमें हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर देखते हैं। कुछ ओवरली के ऊपर हमने चीज़ों को डिस्कस किया था, कुछ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चीज़ों को डिस्कस किया था, फिर कुछ एक जो आर्ली के ऊपर हमने के इनर ट्रेंड लाइन थी उसका जो सपोर्ट एरिया था उसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था, जो लास्ट वीक मार्केट ने उसको ऑनर भी किया और वहाँ से हमें कुछ एक थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव साइड में नज़र आया। और जो कि अभी जो वीक क्लोज हुआ है उसमें एक फर्दर उसको कैरी किया और जो एक हमें एक अच्छा पुल बैक मार्केट में नज़र आया, वो देखते हैं आगे जाके जमशेद से कि उसमें हम फर्दर क्या एरियाज निकलते हैं। लेकिन जो मेजर हमने एरियाज डिस्कस किए थे वो लास्ट वीक रेजिस्टेंस के लिए वो 163,800 और 165,000 के थे। और वो अगर 165 ब्रेक करता तो उसमें एक फर्दर मोमेंटम मार्केट कैरी करती हुई नज़र आ सकती थी, और जो कि हमने देखा कि 165 ब्रेक किया तो क्लोजिंग जो अब आई है 166,677 की आई है। और हाई और लो की बात करें तो हाई 167,005 का हाई टच किया, और जो लो की बात करें जो एक सपोर्ट एरिया था उसको अगेन ऑनर किया। 160,500 हमने हाईलाइट किया था और 160,564 का लो टच किया मार्केट ने। और कुछ हमने चैनल्स को भी डिस्कस किया था, काफ़ी डिटेल से चीज़ें थी। और आज हमने सीजनैलिटी के ऊपर भी बात करनी है दिसंबर की। तो नवंबर के ऊपर जो एक बुलिश स्टांस था वो ऑलमोस्ट 3% मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुई है नवंबर सीजनैलिटी को, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से नवंबर को देखें। तो नेक्स्ट अब दिसंबर के ऊपर भी देखेंगे और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो क्विकली जमशेद की तरफ चलते हैं, टेक टॉक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्दर चीज़ें किस तरह से नज़र आती हैं चार्ट्स के ऊपर। और सीजनैलिटी के ऊपर भी बात करेंगे, दिसंबर सीजनैलिटी। ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मार्केट का फर्स्टली तो टेकटॉक के अंदर सीजनल्स को देखते हैं। अब सीजनल्स के ऊपर लास्ट जो कुछ मंथ्स हैं, ये लास्ट अक्टूबर हो गया। अक्टूबर में भी अगेंस्ट द मार्केट एक्सपेक्टेशन या हिस्टोरिकल डेटा मार्केट ने परफॉर्म किया था। लेकिन जो नवंबर था यहाँ पे लास्ट के अंदर लास्ट पार्ट ऑफ द मंथ इसने मार्केट ने अपसाइड के ऊपर कुछ मूव्स हाईलाइट किए हैं। और इवेंचुअली देखा जाए तो 3% मार्केट अपसाइड के ऊपर क्लोज किया। अब दिसंबर सीजनल्स के ऊपर ये जो डेटा आउट किया है इसको अगर हम देखें तो लास्ट जो कोई 16 ईयर्स बनते हैं सिंस हमारे पास 2009 ऑनवर्ड। तो यहाँ से अपसाइड के ऊपर 2009 से लेके 2024 तक मार्केट ने 12 टाइम्स मार्केट कैसे 100 पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज हुआ, 4 टाइम्स नेगेटिव साइड के ऊपर क्लोज हुआ। ओवरऑल मंथ बुलिश साइड के ऊपर नजर आता है, जहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग बुलिश हिस्टोरिकल टेंडेंसी रही वो हमारे पास 2012, 13, 16, 23 एंड 24 के अंदर ये वो मंथ्स हैं। यहाँ पे हमें अपसाइड के ऊपर काफी एग्रेसिव नंबर्स के अंदर केस 100 गेन्स करता नजर आया। तो इसको मेरे ख्याल में व्यू स्टिल वही है मार्केट का। सीजनल्स के ऊपर भी जैसे हमने नवंबर सीजनल्स को डिस्कस किया था, 1 से 2 सेशन में थोड़ी सी चीज़ें फर्दर मज़ीद क्लियर हो सकती हैं। और उसकी रीज़न ये है कि हमें डाउन साइड के ऊपर अच्छा यहाँ पे अब हम वो जाके हम इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो हमारे पास हर्डल एरियाज थे उनको केस हैंडेड अप्रोच कैसे करता है, जैसे हमने इमीडिएट बेसिस के ऊपर कुछ एरियाज को रीगेन होते भी देखा है। सीजनैलिटी के ऊपर 3 से 4 सेशन जो दिसंबर के होंगे, कल मंडे को कोई जब 20 मंथ का स्टार्ट होगा तो देखते हैं रोल ओवर की सेटलमेंट के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को ज़्यादा फर्दर हमारे पास क्लियर पिक्चर होगी। सीजनल्स के ऊपर भी हिस्टोरिकली काफ़ी तगड़ा मंथ है, बुलिश मंथ नज़र आता है, लेकिन लास्ट के अंदर जाके मुझे फिर लगता है थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट के अंदर वॉल्यूम स्लो रह सकते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू द चार्ट पैटर्न्स हम देखेंगे। अब चार्ट पैटर्न्स के ऊपर ही चलें तो एक येलो चैनल, इसे हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ये लॉन्गर टाइम के ऊपर चैनल था, लेकिन अगेन स्टैंडर्ड ने ये जो कंसोलिडेट किया डाउन साइड के ऊपर एक हमारे पास पोजीशन बनती नजर आई थी जो हमने डिस्कस की थी बुलिश साइड के ऊपर। और इसको अगर हम हाइड करें और ये ब्लू कलर का जो चैनल है यहाँ पे हम देखें तो ये एक प्रेपोजिशन हमने डिस्कस की थी कि यहाँ पे पॉसिबली एक बुलिश फ्लैग एंड फ्लैग पैटर्न है, उसका डिसेंडिंग चैनल है, उसका केस 100 उस चैनल के अंदर काफी सेशंस कंसोलिडेट किया। जो रेंज हमने हाईलाइट की थी उस रेंज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह केस एंडिंग ने
काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया। फर्स्ट हमारे पास एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ये जो इनर ट्रेंड लाइन का एरिया था, इसको केस हंड्रेड ने एक इस जगह के ऊपर रीगेन किया था, लेकिन इवेंचुअली दोबारा से हमने एक काफ़ी डाउन साइड के ऊपर सेल ऑफ देखा। अब यहाँ पे जब इसने आके इसकी वैलिडेशन की इस जगह के ऊपर, एक हमारा एरिया था 1,60,500 का, और जैसे सर ने डिस्कस किया रिकैप के अंदर कि लास्ट वीक के अंदर भी हमारा यही पोटेंशियल बाइंग जोन था, और प्रिसाइजली वही लेवल टेस्ट हुआ। वहां से अपसाइड के ऊपर हमने काफ़ी का फेज देखा है, और केस हंड्रेड इवेंचुअली आके अबव 166,000 पुश करती नजर आई है। अब यहाँ पे जो अपसाइड के ऊपर टारगेट है, कोई भी टेक्निकल्स को फॉलो करता है, और जो प्रेपोजिशंस हमने डिस्कस की थी, या जो चार्ट फॉर्मेशंस हमने डिस्कस की थी, यहाँ पे एक रेक्टेंगल की फॉर्मेशन को डिस्कस किया था कि केस हंड्रेड साइडवेज ट्रेड कर रहा है, इसका अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट बनेगा, और इस ब्रेकआउट के अपसाइड के ऊपर जो टारगेट थे, फर्स्ट जो टारगेट था वो 167,000 हमने डिस्कस किया था। वो जो एक अपर लेग है इसकी, इसको अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे, तो इसका जो अपसाइड के ऊपर टारगेट बनता था, वो प्रिसाइजली यही लेवल थे 167,126 का, और 167,005 का हाई पोस्ट हुआ। वहाँ से स्लाइटली नेगेटिव नोट के ऊपर हमने 1 से 2 घंटे केस हंड्रेड को साइडवेज ट्रेड करते देखा, लेकिन अगेन डाउन साइड से फिर दोबारा से अपसाइड के ऊपर जो क्लोजिंग आई है, ये पॉसिबल है कि हमें गैप अप ओपन केस हंड्रेड का फर्दर भी मिलता नजर आया। अब आगे क्या प्रेपोजिशंस रह सकती हैं, उसके लिए अगेन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। एक तो अभी केस हंड्रेड ने ये जो हमारा एक चैनल का एरिया था, इसको अगर थोड़ा सा क्लियर करूं मैं यहाँ से, तो एक तो डिसेंडिंग चैनल को ब्रेकआउट बन गया, ये 165 के राउंड का एरिया था। अब केस हंड्रेड अगर डाउन साइड के ऊपर कोई टिप लेता है, तो ये एरियाज इमीडिएट बेसिस के ऊपर हमारे पास डिसाइड करते हैं 164,600 से लेके 163,800 का एरिया, कि इमीडिएट बेसिस के ऊपर मेरे ख्याल में केस हंड्रेड को वायलेट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम एक सेकंड प्रेपोजिशन देखें और सेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रा करें, ये जो स्विंग है, स्विंग को लेके और यहाँ से एक इस तरह करके एक रफ सी ट्रेंड लाइन बनती है, इसका कोई टाइम्स के साथ थोड़ा सा फर्दर क्लियर मिलेगा। कोई इतना मेजर कॉन्फ्रेंस रूल अभी तक ऐसा बना नहीं है, लेकिन स्टिल 161,600 160,500 का एरिया, ये अभी का जो स्विंग है इस कंसोलिडेशन का, इस रेक्टेंगल पैटर्न का, ये हमारा अभी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। प्रीवियसली जो हमारा स्टॉप लॉस अराउंड 157,000 158,000 वीकली क्लोजिंग के ऊपर था। अभी के लिए इमीडिएट बेसिस के ऊपर 164,700, क्योंकि केस हंड्रेड के ऊपर हमारा ये जो कंसोलिडेशन का पीरियड था, ये खैर इसको अगर फर्दर थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता तो फिर एक मजीद हमारे पास कॉन्फिडेंस आ जाता अपसाइड के ऊपर, फर्दर जो रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस प्रेपोजिशन के ऊपर। लेकिन स्टिल एक अच्छा कंसोलिडेशन पीरियड था, अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। इवेंचुअली जाके केस हंड्रेड इन एरियाज को, ये जो अपसाइड के ऊपर हमारे पास डिसाइड करते हैं 168,500 से लेके 170 के का एरिया, इनको केस हंड्रेड चैलेंज करता नजर आ सकता है कमिंग वीक के अंदर। अब ये एरिया केस हंड्रेड इसी गो के अंदर रीगेन करता है, या उससे पहले हमें डाउन साइड के ऊपर इस चैनल के ऊपर वैलिडेशन मिलती है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, ये सब्जेक्टिव रहेगा। इसको मेरे ख्याल में इसी तरह ओपन छोड़ते हैं इस प्रेपोजिशन को, और यहाँ से अगर केस हंड्रेड 160 इसी गो के अंदर 1 से 2 सेशन में केस हंड्रेड फर्दर अपसाइड कंटिन्यू करता है 168,600 से लेके 170,500 के एरिया को चैलेंज करता है, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग का व्यू लेके चलना चाहिए। फिर डाउन साइड के ऊपर बैक आएगा, तो इस बैक के ऊपर हम दोबारा से बाइक का स्टांस बनाएंगे, और हमारा स्टॉप लॉस करीब होगा, और इन दैट केस अपसाइड के ऊपर फिर पॉसिबल है एक हायर लो के बाद एक अच्छा अपसाइड के ऊपर हम एक एवर हाई भी पोस्ट होता देखें। तो ओवरऑल मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर है। वो स्टिल हम डाउन साइड के ऊपर भी व्हेन इट वाज कंसोलिडेटेड, यहाँ पे काफी सेक्टर्स थोड़ा सा लेगिड थे, यहाँ पे काफी सेक्टर्स डाउन साइड के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। वहां पे भी आप लोगों को इनकरेज किया कि ओवरऑल मार्केट के अंदर कोई शॉर्ट सेल की इंट्रीज फिलहाल नहीं बनती नजर आ रही। इंडिविजुअली स्टॉक्स के अंदर कोई मेजर सेल ऑफ नजर नहीं आता। 20% 30% करेक्शन वो एज ए करेक्शन ही कंसिडर करेंगे, वहां पे बॉटम फिशिंग करेंगे। वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे से व्यू रहा, उसके अपसाइड के ऊपर दोबारा से मौका भी मिलता नजर आ रहा है। तो अगेन टेक्निकल के लेवल्स को अगर मैं समराइज करूं, तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर करंटली क्लोजिंग आई है कि 1,666 के राउंड 166,600 के पास। अपसाइड के ऊपर 2,000 पॉइंट्स इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो हर्डल एरिया है वो रिजाइड करता है, और उससे ऊपर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 3,500 4,000 के पॉइंट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो ये एरियाज एज ए रेजिस्टेंस कमिंग वीक के अंदर 1 से 2 सेशन में अगर केस हंड्रेड फर्दर 1 से 2 सेशन के अंदर ही बिफोर कमिंग इन टू द करेक्शन अगर फर्दर इन एडवांस होता है
रेंज एक्सपेंड करता है तो फिर ये एरियाज एज ए रेजिस्टेंस चेक करते नजर आ सकते हैं। और अगर अर्ली आवर्स के अंदर और अर्ली 1 से 2 सेशन में केस डाउन साइड के ऊपर आके इन एरियाज के पास डिप लेता है डाउन साइड के ऊपर 163 800 के पास, तो इन एरियाज में दोबारा से सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। अप साइड के ऊपर जरूर मौका मिलेगा, रेजिस्टेंस एरियाज के पास दोबारा से पोजीशंस को वहां पे प्रॉफिट में बेचा जा सकता है। तो ओवरऑल मार्केट इट्स इन बुलिश ट्रेंड, डाउन साइड के ऊपर कोई मेजर डिप आती है तो वहां पे सिलेक्टिव स्टॉक, हाँ जी सिलेक्टिव स्टॉक्स का फिनोमेना जब तक हम इस पूरे बॉक्स की फॉर्मेशन को रीगेन नहीं करते, क्योंकि केस 100 एक तो हमारे पास डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया था और यहाँ पे एक काइंड ऑफ एक कंसोलिडेशन बॉक्स यहाँ पे भी बनता नजर आ सकता है, जिसका अब जो लिमिट होगा वो 166 168 800 से लेके 160 170,000 के एरिया होगा। इस रीगेन के ऊपर दोबारा से फिर वहां पे एग्रेसिव बाइंग मोमेंटम बनेगा, वहां पे फिर हम अक्रॉस द बोर्ड एक्टिविटी देखेंगे। उससे पहले सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बॉटम फिशिंग करनी चाहिए। वहां पे सिलेक्टिव स्टॉक काफी सारे लेगेड है, उनमें से कुछ एग्जांपल्स आगे हम डिस्कस भी करते हैं क्वेरीज में, तो उनके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज को देखा जा सकता है। जी सर। जी आगे चलते हैं इंडेक्स व्यू की तरफ। कमिंग वीक के लिए इंडेक्स से सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को देख लेते हैं और पॉइंट्स टेबल को भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, पॉइंट्स टेबल के ऊपर टिल लास्ट वीक हमारे पास पॉइंट्स टेबल के ऊपर दो दो पॉइंट्स इक्वल थे। अब जो वॉल्यूम्स एग्जॉशन का पॉइंट है यहाँ पे, इसको खैर यहाँ पे हम स्टिल रखते हैं। वॉल्यूम्स के ऊपर अभी तक मेजर अच्छी दोबारा से एक्टिविटी रिज्यूम नहीं हुई। वॉल्यूम्स लैगर्ड साइड के ऊपर ही हैं, लेकिन प्राइस सेक्शन थोड़ा सा उसे डिवर्जेंस शो कर रहा है, तो एक अच्छी चीज़ है बुलिश साइड के ऊपर। और जो शॉर्ट टर्म का हमारे पास मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर था, इसको मैंने आप लोगों के सामने इसलिए इसको हटा रहे हैं क्योंकि इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे क्विकली 1 आवर चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं। वो हमारे पास था अगेन 13 and 48 डेज की, जो हमारी 48 का जो मूविंग एवरेज है, क्रॉस ओवर है आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर। इसको हमने फर्स्ट टाइम जब इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया था अक्टूबर के अंदर, फर्स्ट जो इसने आके इसको डाउन साइड के ऊपर वायलेट किया था, तो वी वर द फर्स्ट वन जिन्होंने ये हाईलाइट किया कि अपसाइड के ऊपर अभी कोई भी अपसाइड आएगी तो वो एक लिमिटेड होगी, कि स्टैंडर्ड कंसोलिडेशन के अंदर फर्दर नजर आ सकता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी अपसाइड मिलती थी इन्वर्टेड ट्राइंगल के अंदर, जैसे कि हमारी स्ट्रेटजी रही है कि कोई भी इन्वर्टेड ट्राइंगल के ऊपर क्रॉस ओवर बनेगा तो एक शॉर्ट सेल या एक सेल की शॉर्ट टर्म की एंट्री को वहाँ पे इंडिकेट करता है। तो इन लाइन विद द व्यू वहाँ पे हमने ये ऐसा ही बिहेवियर देखा। और अभी यहाँ पे देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लास्ट दो कंजेक्टिव हमारे पास डाउन साइड से अप साइड के ऊपर क्रॉस ओवर जनरेट हुए हैं इसी स्ट्रेटजी के ऊपर। फर्स्ट वन ये था और अगेन यहाँ से अप साइड के ऊपर, उसके बाद इसने काफ़ी अच्छे से इसको सॉलिडेशन के अंदर ब्रेकआउट जनरेट किया और इसी को दोबारा से यहाँ पे एक मेजर सेल सिग्नल जनरेट नहीं हुआ। तो ये फर्दर जो इसकी स्ट्रेटजी है, इसी को देखते हुए मेरे ख्याल में इनको अपने चार्ट्स के ऊपर प्लाट करके रखें और अपसाइड के ऊपर एक ट्रेंडिंग मूव नज़र आ सकती है टिल द टाइम कि ये थोड़ा सा इन मूविंग एवरेजेस से प्राइस अपसाइड के ऊपर थोड़ा सा गैप के साथ ट्रेड करे, तो एक अर्ली साइन होगा कि हम ट्रेंड करते नज़र आ सकते हैं। तो अभी के लिए ये जो मूविंग एवरेजेस का बिहेवियर था, इट्स टर्निंग बुलिश, इसको डाउन साइड से अपसाइड के ऊपर हमें नज़र आता है पॉइंट्स। तो ओवरऑल यहाँ पे अब बीरिश पॉइंट्स कम नज़र आते हैं, बुलिश पॉइंट्स का वेटेज ज़्यादा नज़र आता है। और देखते हैं कि आगे 1 से 2 सेशन में कैसा फर्दर चार्ट प्रिंट होता है। उससे पहले इमीडिएट हर्डल एरिया देखें तो 168 500 से 170,000 का इमीडिएट हर्डल एरिया है। डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट प्रीवियसली इट वाज एक्टिंग एज रेजिस्टेंस एरिया, और ये अब 1,63,800 का हमारा एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया के तौर पर करता नजर आ सकता है। जी सर। जी आगे ट्रेड प्लान फॉलोअप की तरफ चलते हैं और ट्रेडिंग जर्नल को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर जो हमारी ओपन ट्रेड थी उनको देख लेते हैं। उसके ऊपर जी लास्ट मंथ में से एफ सी पी एल है, इसको आगे देखेंगे हम जाके। और उससे पहले ओ जी डी सी, अच्छा ओ जी डी सी के ऊपर हमारे जो नेशनल इनिशियल टारगेट्स है वो कंप्लीट कर चुका है। ये जैसे लास्ट वीक इसको डिस्कस किया था हमने कि अपसाइड के ऊपर एक्टिविटी रह सकती है, इसकी चार्ट फॉर्मेशंस काफ़ी अच्छी थी। और इसने अपसाइड के ऊपर जो हमारा एक डिसेंडिंग चैनल था उसको ब्रेक करके 1,265 रुपीज़ का एक हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस का टारगेट था, इस जगह के ऊपर इसका कन्फ्लुएंस था, ये एक एरिया था। तो वो ऑलमोस्ट वही टेस्ट हुआ है, उसी के पास ही क्लोज हुआ है। फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं रैली ये स्टॉक। 258 रुपीज़ का एरिया, ये अभी मेरे ख्याल में वायलेट नहीं होना चाहिए, तो इसी स्टॉप लॉस के साथ फर्दर पोजीशंस को कंसिडर भी किया जा सकता है और पोजीशंस होल्ड भी की जा सकती हैं। लेकिन हमारे जो इनिशियल ट्रेड थी वो कंप्लीट कर चुका है।
अब जो हमारे पास जो इसका नेक्स्ट व्यू है, मेरे ख्याल में गुड टिप आएगी तो वहाँ पे दोबारा से इसको बाय का स्टांस के ऊपर देखेंगे। उसके बाद देखा जाए तो सल स्टेलियन ओपन ट्रेड डीएफएमएल अपनी रेंज के अंदर काफ़ी अच्छे से प्ले कर रहा है। ये लास्ट वीक रिव्यू के अंदर भी डिस्कस किया था कि इसका इनिशियल टारगेट जरूर कंप्लीट हुआ है, लेकिन इसकी रेंज इंटैक्ट है, क्योंकि डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के बाद इसने बॉटम आउट हुआ है एक मेजर लेवल के ऊपर, तो ये ट्रेंड करता नजर आ सकता है। तो कुछ सेशंस में इसने भी एक्टिविटी अच्छी नजर आई है। एएसएल थोड़ा सा लैगिड साइड के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन होपफुली इट विल रिकवर। इसको डाउन साइड के ऊपर कोई भी डिप आती है तो बाय साइड के ऊपर देखना चाहिए। और इसकी जो हमारी प्रपोजिशन जो हाईलाइटेड है, जो हमने इसको डिस्कस किया था, स्पोर्ट एरियाज के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, ट्रीट के ऊपर हमारी एक ओपन ट्रेड थी 18 नवंबर को, स्टिकर जनरेट किया था इसका बाइंग साइड के ऊपर। इसके ऊपर इसको क्यूरी सेक्शन में डिटेल में देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस रही। अच्छा जी, इसके बाद पीआईबीटीएल। अच्छा, पीआईबीटीएल के ऊपर जो स्टांस था, इसने अपसाइड के ऊपर इमीडिएट हर्डल एरिया एट वन टाइम गेन किया था, रीगेन करने के बाद, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो अभी डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज के ऊपर, जो कि असेंडिंग ट्रेंड लाइन इस स्लाइड के ऊपर आपको नजर आ रही है, इसको काफी अच्छे से ये प्रीवियसली भी एज ए सपोर्ट एक्ट करता नजर आया। और एक सेकंड प्री पोजीशन इसके अंदर जो बनती नजर आ रही है वो एक रेक्टेंगल कंसोलिडेशन है। इसका ब्रेकआउट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अपसाइड के ऊपर होना चाहिए, तो इसको भी स्टॉप लॉस के साथ कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट हमारी 25 नवंबर की एक बाय कॉल थी जी, मैपल लीफ। अब मैपल लीफ के ऊपर जो डाउन साइड के ऊपर ये जो बाइंग रेंज थी 103, 101, 199 रुपीज़ का, तो इस रेंज के अंदर जिसने भी बाय किया है वो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर कुछ 4-5 रुपए का प्रॉफिट नजर आता है, रनिंग प्रॉफिट है। एक से दो सेशन में मेरे ख्याल में ये फर्दर अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट कर जाएगा, जो कि एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन येलो कलर की आपको नजर आ रही होगी। इसके अराउंड ये कंसोलिडेट कर रहा है, और जो इसका रेजिस्टेंस एरिया हाईलाइटेड है वो 107 रुपए का है। ये थोड़ा सा डाउन साइड के ऊपर नजर आता है, अभी 106 रुपए 30 पैसे से 107 रुपए का नजर आएगा एरिया। ये रीगेन करता है तो फर्दर फिर ये एरियाज अपसाइड के ऊपर जो टारगेट्स एरियाज हैं वो ट्रिगर करता नजर आ सकता है। जी सर। जी, आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो क्यूरी शॉर्ट लिस्ट की है उनको आंसर कर लेते हैं। तो जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल बैंक। अब नेशनल बैंक के ऊपर जी, जो फर्स्टली तो जो चार्ट फॉर्मेशंस हैं, एक तो हमारी इसके ऊपर भी ओपन ट्रेड थी अक्टूबर की। और अक्टूबर की ओपन ट्रेड के ऊपर मैं आपको लेके चलूँ, इसने इनिशियल जो था ना, ये इनिशियल टारगेट्स आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टेटस के अंदर इनिशियल टारगेट्स इसने कंप्लीट किए थे। हमारा जो रिव्यू है ये अक्टूबर 3 की थी, तो कुछ जो हमारे पास 6-7 अक्टूबर का जो वेबिनार होगा वहाँ पे आप जाके देखेंगे, तो इसके ऊपर जो रेंज हाईलाइटेड है 208, 209, 202 रुपए की। तो इस टाइम के ऊपर भी दिस वाज द थर्ड टाइम के ये एरियाज आके इसने चैलेंज किए। साइजली 204 रुपए का लो बना, यही इसका 0.786% का था। अच्छा, ये इंशाल्लाह कमिंग वीक के अंदर ये जो हम प्रेपोजिशन डिस्कस करते हैं, आप लोग काफ़ी दफ़ा ईमेल्स में पूछ रहे होते हैं कि इस चीज़ का क्या मतलब होता है, या इसको किस स्ट्रेटजी पे या किस जगह के ऊपर इन चीज़ को इनिशिएट किया जा सकता है। उसके लिए एक वीडियोस सीरीज इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कुछ सेशंस के अंदर ही, तो उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। सिंपल सा ये था कि इसने अपसाइड के ऊपर जो लास्ट मोमेंटम हाईलाइट किया था यहाँ से, इस जगह से, ये 25 अक्टूबर से ऑनवर्ड, तो यहाँ पे हमारे पास एक जो पहला एक इम्पल्स था इस कंसोलिडेशन के बाद, उसके ऊपर आप फिब लेवल अप्लाई करते हैं 78.6% से 0.886% का। फिब लेवल एक काफ़ी अच्छा बॉटम का एरिया समझा जाता है, जो भी हार्मोनिक्स को जानते हैं। तो उसके अराउंड एग्रेसिव एंट्रीज बनती हैं। ये एग्रेसिव एंट्रीज की काफ़ी एग्जांपल थी, क्योंकि एग्जॉशन की कैंडल पोस्ट हुई वहां से अपसाइड के ऊपर एक अच्छी रिकवरी के अंदर क्लोज किया है। गोइंग फर्दर मेरे ख्याल में डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट भी कर रहा है। तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर 212, 213 के एरिया और 211 रुपए, इसको ना 210 रुपए का एरिया, ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का एरिया बनता है। थोड़ा सा सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि स्टीप डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, तो ये अपने चार्ट्स के ऊपर आप ड्रा करके रख सकते हैं, अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। मीडियट बेसिस के ऊपर 222, 223 रुपए के एरियाज हैं, ये रीगिन होंगे तो फिर अपसाइड के ऊपर जो हाईलाइटेड टारगेट्स एरियाज हैं वो कंप्लीट करता नजर आ सकता है। अच्छा, इसी तरह ही हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक है क्यूरी सेक्शन में, उसको हम देख लेते हैं। वहाँ पे नेशनल मिल, एनएमएल, निषाद मिल्स। अच्छा, निषाद मिल्स के ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशन हैं, फर्स्टली तो इसको हम देखें तो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर काफ़ी अच्छे से इसने बाउंस किया है। इसका जो ये एरिया था, ये फर्स्ट टाइम अगर इन 2 पॉइंट्स को हम देखेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट्स को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे भी अगेन इसी के पास आया।
पे इसने इसको इंट्राडे ड्रिल किया था, लेकिन इवेंचुअली अपसाइड के ऊपर क्लोज किया। ये 5-6 दफा इसको एज ए सपोर्ट एक्ट करता नजर आया है, और लास्ट टाइम पे भी यही इसका एज ए सपोर्ट एरिया बना है। अब इमीडिएट हर्डल एरिया इसका अपसाइड के ऊपर 150 रुपीज का है, उससे ऊपर सस्टेन करता है तो देन इट्स लाइकली कि अपसाइड के ऊपर इनिशियली 154, 156 और इवेंचुअली जाके 162 रुपीज को भी चैलेंज करता नजर आया। और इस सारी प्रेपोजिशंस को या बुलिश स्टांस को होल्ड करने के लिए इसके लिए एक चीज जरूरी है कि डाउन साइड के ऊपर ये जो स्विंग है इसका 138 रुपीज का, इसको वायलेट नहीं होना चाहिए। 138 रुपीज अगर वायलेट होते हैं तो फिर एक जो नेक्स्ट इसका एक मेजर एरिया है जहाँ पे बॉटम आउट हो सकता है, वो एक इसका एरिया है 128 से 132 रुपीज का। इन एरियाज तक जब तक ये सस्टेन करता है तो ये एक अच्छी बुलिश ट्रेंड के अंदर है। फर्दर एक अपसाइड के ऊपर तगड़ी हाइपर मूव ट्रिगर करता नजर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है क्यूरी सेक्शन में एफसीसीएल। अच्छा, एफसीसीएल के ऊपर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल पैटर्न है कि 100 को जैसे हमने डिस्कस किया था, कंसोलिडेशन हुई, एक काइंड ऑफ रफ सा हमारे पास डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता है यहाँ पे, और इसका जो सेंडिंग सपोर्ट एरिया था सेंडिंग ट्रेंड लाइन का, उसी के ऊपर ही इसने यहाँ से सपोर्ट एक्ट किया और अप साइड के ऊपर अब एक पाउंस के अंदर क्लोज किया है। मीडिएट बेसिस के ऊपर आप देखेंगे तो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है। लास्ट सेशन के अंदर हमारे पास एक हैमर बना है ड्यूरिंग द मिड पॉइंट, तो कंसोलिडेशन फर्दर थोड़ा सा डिप ले सकता है, लेकिन अगर इनिशियली अपसाइड के ऊपर मूव स्टार्ट करता है 55 रुपीज 54 रुपीज से ऊपर सस्टेन करता है तो देन इट्स लाइकली कि अपसाइड के ऊपर ये एक अच्छी रैली करे, और इस वक्त जो लोअर हाई था 22 अक्टूबर का 59 रुपीज, इस एरिया को ये जाके चैलेंज करता नजर आया। और डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया 51 से 49 रुपीज के हैं, और अभी के लिए इसका स्टॉप लॉस 48 रुपीज का है। तो इन एरियाज के पास कोई भी डिप आती है तो दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्यूरी थी एस एस जी सी सुई साउदर्न। अच्छा, इसके ऊपर भी अगेन अगर थोड़ा सा लर्निंग कर्व के लिए मैं चीज़ हाईलाइट करूं तो इसके ऊपर जैसे हमने लास्ट कुछ क्यूरीज में देखा है, ये इसका मैक का लो था, 9th मैक में इसने लो पोस्ट किया अपसाइड के ऊपर। एक यहाँ पे हमारी फर्स्ट इम्पल्स नजर आई, एक अच्छा मूव था यहाँ पे, और इसके ऊपर ही आप अपने फिब लेवल्स को अप्लाई करें और देखें कि फिब लेवल्स काफी अच्छे से यहाँ पे प्ले करते नजर आए। फर्स्ट टाइम इसने 38.2% के पास लो पोस्ट किया, वहां से अपसाइड के ऊपर रैली की। इस रैली को भी ट्राई किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे भी इसने 38.2% के पास होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डाउन साइड के ऊपर डीपर साइड के ऊपर नजर आया। अब हमारे पास जो एक मेजर डिमांड जोन था, जो कि मैं समझता हूँ कि ये सबसे बेहतर डिमांड जोन होता है रिस्क रिवार्ड रेशो के ऊपर, क्योंकि आपका जो 1% है या जो पहला पॉइंट है वो करीब होता है 78.6% से 0.886% का। तो यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री को प्लान किया जा सकता था, मौका कम मिला क्योंकि इसने कंसोलिडेट थोड़ा सा उससे अपसाइड के ऊपर ही किया, लेकिन कोई भी 19 नवंबर को विजिलेंट थे, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे हंट किया है। अपसाइड के ऊपर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर अभी इसका मेरे ख्याल में टारगेट 41 रुपीज का है। 41 रुपीज के पास इसका एक स्विंग का शॉर्ट टाइम का एक लोअर हाई है, इसको देखते हैं कैसे अप्रोच करता है। लेकिन अभी तक जब तक ये 37 37.70 से ऊपर सस्टेन करता है तो देन इट्स लाइकली कि ये बुलिश ट्रेंड के अंदर ही रहे। लास्ट क्यूरी थी इस वीक में ट्रीट। अच्छा, ट्रीट कॉर्पोरेशन के ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशंस हैं, फर्स्टली उसको अगर हम देखें तो लॉग स्केल्स को अगर ऑन करें तो एक जो स्विंग का ये जो लो है, इसी को डिसेंडिंग असेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रा करके रखें आप, इसी को एज ए ट्रेड करते रहें। और हमारे जो इसके ऊपर हाईलाइटेड रेंजेस थी 30.50 डाउन साइड के ऊपर, 30.56 का लो पोस्ट हुआ, अप साइड के ऊपर रिकवरी के अंदर क्लोज किया है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर अभी इसको 31 रुपीज 31.70 से ऊपर ट्रेड करना चाहिए, और डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको रीगेन करता है तो ये अपसाइड के ऊपर एक जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है इसका, मुझे ऐसा लगता है इसका ब्रेकआउट हो सकता है। अगर लर्निंग कर्व के लिए यहाँ पे हम डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को देखें तो ये इसने अपसाइड के ऊपर लो पोस्ट किया, और ये इसके डाउन साइड के ऊपर हमारे पास बॉटम का एरिया है। तो ये एक इस तरह करके एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इसके अंदर बनता नजर आ रहा है, और इसका जो अपर लिमिट है वो 34 पीस की है। 34 पीस से ऊपर सस्टेन करता है तो देन इट्स लाइकली कि जो इसके टारगेट्स हाईलाइटेड हैं वो इसके अचीव होते नजर आए, वो ट्रिगर होते नजर आए। जी सर। जी, इस वीक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।